हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूँ इस बीएम एजुकेशन इस शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पर क्लास 8 के हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी का। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। क्या करेंगे? लेक्चर 3, यानी ये आपका चैप्टर का लास्ट लेक्चर। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला टॉपिक है एंग्लो मराठा वर्स। ठीक है, एंग्लो मराठा वर्स। वर्स क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आता है वर्स, ये है क्या? ये वर्स यानी युद्ध होता है। एंग्लो मराठा वर, एंग्लो और मराठा वर। एंग्लो यानी अंग्रेजी लोग और मराठे के बीच में हुआ था। क्या होता है, मराठा के वार में डिफीट करने के बाद जो पानीपत का हटेल, जो मराठास जो थे वो कहाँ पर हार गए थे? बैटल ऑफ पानीपत में। कब? 1761 में। तभी वो डिवाइडेड हो गए थे बहुत से छोटे छोटे डायनास्टी में, जैसे कि सिंधिया, होलकार्स, गलवाड़ और बोंसोले। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। सिंधा, होलकाज, गेवाड़, बंसोले। ये कुछ छोटे छोटे डायनास्टीज थे। पानीपत में हारने के बाद इन्हें लागू किया गया। पानीपत में हारने के बाद, जो कि 1761 में हुआ था। 3 वर्ष किसके बीच में हुआ था? 3 युद्ध मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। कब कब हुआ था देखिए, 1782 में। ये वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क मैंने दे दिया। और मैंने बोला था एंग्लो, जो टीपू सुल्तान और जो ब्रिटिशर के बीच कितने बार होते? 4 बार थे। उनके जरूर याद रखना, जरूर। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा हो, जाके देख लीजिए। हम पुराने चीज को रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा। जैसे कि लेक्चर 2 आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, होना नहीं चाहिए था उसको उतना। पहला 1782 में, दूसरा 1803 से 1805 तक, और तीसरा 1817 से 1819 तक, 19 तक। जो थर्ड वार हुआ था, उस वार में जो पेशवा थे, आफ्टर हिज पेशवा वाज डिपोर्टेड टू सेंड टू द नॉर्दर्न इंडिया ऑन पेंशन। जो थर्ड वार किया गया था उसमें क्या हुआ, जो पेशवा थे, जब उसके जो पेशवा थे उन्हें पेंशन दे दिया था उन्हें, यानी रिटायर कर लिया था। एक प्रकार से उन्हें रिटायर कर लिया गया था और उन्हें यहाँ से भगा दिया गया था। यार है, रिटायर कर लिया गया था। नाउ द कंपनी हैड द कंट्रोल ऑफ साउथ विंध्यास। साउथ विंध्यास के कंट्रोल में बाद में कंपनी होगी। इसके कंट्रोल में, साउथ विंध्यास के कंट्रोल में कंपनी आ जो पूरी तरह से। भाई क्लेम टू पैरामाउंटेसी। भाई क्या है क्लेम टू पैरामाउंटेसी? जो ब्रिटिश खुद को बेस्ट पावर कहते थे, कहाँ पर? अक्रॉस इंडिया में वो बेस्ट पावर थे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर ब्रिटिश का ही था। इसीलिए उन्होंने इंडिया में क्या कर पाया, इसीलिए वो इंडिया में कंट्रोल कर पाए। नहीं तो सर्वाइवल नहीं कर पाते इंडिया में। वो इंडिया में क्या कर पाए, कंट्रोल करने की वजह से, इंडिया में वो पार होने की वजह से, इसीलिए इंडिया में कंट्रोल कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। उनका एक डिज़ायर था कि, उनका डिज़ायर यह था कि देखिए यहाँ पर उनका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी क्या होता है डिज़ायर? यानी होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन था, या फिर हम कह सकते डिटर्मिनेशन था। ये जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उनका टेरिटरी के लिए, पूरे इंडिया के साम्राज्य को, पूरा इंडिया है, इसको पूरा पाने का उनका लगन था। क्या था? लगन था, स्ट्रॉन्ग डिजायर था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उन्हें पाने के लिए। उस चीज को पाने के लिए उनकी बहुत इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड हास्टिंग को डायरेक्ट बना दिया गवर्नर जनरल 1813 में और 23 में। ब्रिटिश
चाहता था कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एम्पायर है इंडिया में, उसे किसके साथ युद्ध लड़ाए? अफगानिस्तान के साथ और पंजाब के साथ, जिसके बाद पूरा टेरिटोरी 1843 और 49 में उसका हो जाएगा। अफगानिस्तान और पंजाब से, जो पंजाब पाकिस्तान के तरफ है, उससे लड़ाए। तो नॉर्दर्न इंडिया को, हमारा इंडिया कुछ इस प्रकार से है कि नहीं? आज थोड़ा क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसा कुछ है इंडिया ऊपर वाला। तो ये वाला हमारा नॉर्थ है कि नहीं? ये वाला नॉर्थ। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये वाला एरिया, ये वाला अफगानिस्तान है। और ये हमारा, ये ऐसे जाएगा अगर, ये वाला इंडिया का पंजाब, और इधर कुछ पंजाब। ये क्या करना चाहता? इनको यहाँ से लड़ाना चाहता था, यहाँ पर ये आना चाहते थे। अफगान जो लोग थे यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर आके फॉर्ट वार करेंगे। क्या करेंगे? वार करेंगे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में किसका हो जाए? पूरा ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। कब कब? 1843 में, 1843 और 1849 रेस्पेक्टिवली के अंदर। थोड़ा सा रुकिए। तो आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में कितने मार्क आते? 3 से 5 मार्क के अंदर। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे क्यों आएगा? तो आएगा निश्चय। ये इसको किसने फाउंड किया था? इसे फाउंडर कौन? लॉर्ड डलहौसी, 1848 से 56 तक, जिन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था या फिर फाउंड किया था। इस पॉलिसी के अनुसार जो रूलर्स थे, अगर उनके पास कोई लुगर हेयर नहीं होता है अपने प्रॉपर्टी के पास, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपने प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टी के असली कागजात नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो किसको वो प्रॉपर्टी देगा? अपने अडॉप्टेड सन को। मान लीजिए किस एक व्यक्ति है, यहाँ पर मैं इसे एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका कोई भी हेयर नहीं है, यानी उसका कोई भी सन नहीं है, और वो क्या करता है? अडॉप्ट करता है एक सन। अब उसके पास अपने कोई भी हेयर या फिर डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा? एक सन को अडॉप्ट करेगा और उसको वो सारी चीज़ अपने दे देगा। और बाद में ब्रिटिश क्या करेगा? इन चीज़ों को क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, और कुछ नहीं है। ये कब कब हुआ था बताइए? 17 में, 1848 में संबलपुर में, 1850 में झांसी में, 1854 में ये सारे पॉलिसीज किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1773 में जो वारन हास्टिंग थे, कौन बने थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे। और कंट्रोलर द गवर्नर, वो कंट्रोल कर रहे थे किनको? मद्रास के और बम्बे के गवर्नर को भी वो क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने सेपरेट कर लिया था, जो सिविल और जो क्रिमिनल कोर्ट को उन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया, और सारे को सुपरविजन दिया कलेक्टर के अंडर में। और न्यू लॉज बनाए गए मुफीड्स ब्राह्मण के लिए और रिलीजन एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हम चैप्टर को समाप्त करते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, तो नोट्स आपको मैं देता हूँ, वो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बीएम एजुकेशन को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे साथ रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहे, सुस्त रहे, थैंक्स। और बहुत मज़े में रहेगा, मज़े में रहना।